Standard 10 Geography. Dear children, in the last video of Geography, we have started the third chapter, Physiography and Drainage. उसमें इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में हमने स्टडी किया और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम लेसन फ्रॉम द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील. Even a cursory look at the map will make you realize that a large part of Brazil is occupied by highlands, plateaus and small mountains. There are no very high and long extending mountains in the country. तो कंपेयर टू इंडिया ब्राज़ील को देखोगे तो एक झलक अगर हम मैप में देखोगे तो ही ये समझ में आ जाएगा कि ब्राज़ील में बहुत ही बड़े बड़े हिली रीजन या माउंटेन रीजन नहीं है, बहुत ही लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन रीजन्स नहीं है. ज़्यादातर पूरे ब्राज़ील का पार्ट्स हाईलैंड, प्लेटो और स्मॉल माउंटेन से बने हुए हैं. एक्सेप्ट फॉर द नदर्न Amazon basin and in the southwest along the upper part of the Paraguay basin, there are no wide plains in the country. Amazon basin और साउथ साइड के साउथ वेस्ट साइड के पैराग्वे बेसिन, ये दो रिवर बेसिन छोड़ेंगे तो बाकी कोई भी ऐसा वाइड प्लेनी रीजन भी इस देश में नहीं है. इवन द कोस्टल प्लेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन दिस देयर एक्सपेंस, और कोस्टल रीजन तक भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है. द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ ब्राज़ील आर एज फॉलोज: the highlands, the great escarpment, the coastal region, the plains, the island groups. ये 5 रीजन है, 5 डिवीजन है ब्राज़ील का मेन लैंड डिविजन्स. फर्स्ट वन इज द हाईलैंड्स. द southern Brazil is occupied by an extensive plateau. It is differently described as Brazilian highlands or Brazilian shield or Brazilian plateau. Brazilian and Guiana highlands together form the core of South American continent. तो ब्राज़ील में सदर्न ब्राज़ील के रीजन ऑलमोस्ट एक बड़ा प्लेटो है, उसके अंदर एक प्लेटो से भरे हुए हैं और ये प्लेटो रीजन को अलग अलग नाम से बुलाते हैं. कोई एरिया में ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, अदरवाइज ब्राज़ीलियन शील्ड और ब्राज़ीलियन प्लेटो. और ब्राज़ीलियन प्लेटो और गुयाना हाईलैंड रीजन, ये दोनों हाईलैंड रीजन मिलकर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ऑलमोस्ट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट कवर हो जाता है. द मेन पार्ट ऑफ द गुयाना हाईलैंड्स इज इन वेनेजुला एंड इट एक्सटेंड्स अप टू फ्रेंच गुयाना. गुयाना हाईलैंड का जो मेन पार्ट है इट इज़ इन वेनेजुला एंड इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है? फ्रेंच गुयाना तक है. In Brazil, it covers the states of Roraima, Pará and Amapá in the north. ये जो हाईलैंड्स है ये पूरे कौन से एरिया में कवर होता है? रोराइमा, पारा एंड अमापा. द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड्स इज फाउंड इन ब्राज़ील. और इसमें ये हाईलैंड का सबसे लोअर पार्ट ब्राज़ील में देखने को मिलेगा. बट द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील, पिको डे नेब्लिना, is 3014 meter high and lies on the border between Brazil and Venezuela. ब्राज़ील का सबसे हाईएस्ट पीक यानी चोटी, वो उसका नाम है पिको डे नेब्लिना. इसका हाइट 3014 मीटर हाइट है और ये ब्राज़ील और वेनेजुला के बीच के बॉर्डर में है. The regions to the east and the south of the Brazilian highlands have an altitude of more than 1000 meter. But in other parts, the altitude is between 500 to 1000 meter. ईस्ट से साउथ, ईस्ट और साउथ के बीच का जो रीजन है ब्राज़ीलियन हाईलैंड का, उसका हाइट ज़्यादा है, 1000 मीटर से भी ज़्यादा. लेकिन बाकी सभी एरिया में ब्राज़ीलियन हाईलैंड का हाइट 500 से 1000 के बीच में है. The highlands gradually slope towards the north and slopes are not very steep. और ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड टुवर्ड्स नॉर्थ साइड में जाते उसका स्लोप होता है, मतलब उसके हाइट कम होते जाता है. लेकिन ये स्लोप इतना डायरेक्ट स्लोप नहीं है, जेंटल स्लोप है, स्टीप स्लोप नहीं है. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेज़न फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन मेक रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स. अमेज़न के जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी मतलब छोटे जो नदियाँ अमेज़न नदी में जाकर मिलने वाले, ये बहुत सारे रैपिड्स बनाते हैं और वाटरफॉल्स भी. रैपिड्स क्या होता है? नदी का वो हिस्सा या कुछ ऐसा नदी जैसा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लोप, बहुत ही गहरा स्लोप होने की वजह से जिसका स्पीड बहुत ही तेज हो, वैसे जो नदी को कहते हैं, मतलब बहुत ही झरना जैसा
बहुत ही फास्ट बहने वाली, बहुत ही स्टीप स्लोप में, बहुत ही फास्ट में बहने वाली जो नदी जैसा जो वाटर बॉडी है उसे कहते हैं रैपिड्स। तो यहाँ पर स्लोप स्टीप होने की वजह से कुछ रीजन में अमेज़न का ट्रिब्यूटरी रैपिड क्रिएट करते हैं और कोई कोई रीजन में वाटरफॉल भी। टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप बट नॉट अब्रप्ट। नॉर्थ साइड में जाते जाते ये स्लोप ज़्यादा स्टीप हो जाता है लेकिन दे आर नॉट अब्रप्ट, यानी सडन स्टीप नहीं है। A number of rivers take off from the terminal portion of the highlands and flow northwards to meet Atlantic Ocean. बहुत सारे नदियाँ यहाँ से स्टार्ट होता है इस हाईलैंड से। हमारे यहाँ पर तो माउंटेन्स से ज़्यादातर नदियाँ शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर हाईलैंड से, क्योंकि इधर बड़े बड़े माउंटेन्स नहीं हैं, तो ये नदी जाकर अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। Some major rivers like Uruguay, Paraguay and Paraná originate from the southern slopes of the highlands and enter Argentina. उरुग्वे, पैराग्वे, paraná जैसा नदियाँ सदर्न स्लोप की तरफ से हाईलैंड से बनता है, शुरू होती है और अर्जेंटीना देश में चले जाते हैं। इट्स स्लोप टूवर्ड्स द ईस्ट इज स्टीप। इसका ईस्ट की तरफ जो स्लोप है वो ज़्यादा स्टीप स्लोप है एंड इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एन एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट बोलेगा तो ज़्यादातर नुकीला जो रीजन होता है। यहाँ पर मैंने एस्कार्पमेंट का कुछ इमेजेस निकाला हुआ है। स्ट्रक्चर इस तरह होता है, यानी डायरेक्ट स्टीप होता है, एकदम आकर नोक जैसा आके रुके हुए, उसके नीचे ऐसा जनरल स्लोप नहीं है, डायरेक्ट स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स होते हैं। ऐसा ही रीजन जो ये देखो यहाँ पर ये जो इमेज में दिख रहा है ये होता है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर वाला जो एरिया होता है उसे एस्कार्पमेंट कहते हैं। ये भी देखो दूसरा एक इमेज दिया हुआ है एस्कार्पमेंट का शेप। Now the next division is the Great Escarpment. Though it occupies a very small area, the nature of its slope and the effect it has on the climate makes it a separate physiographic region. ब्राज़ील में ग्रेट एस्कार्पमेंट जो रीजन है बहुत ही छोटा भले ही है, लेकिन इसका असर क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे एक सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन में कंसिडर किया हुआ है। द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड्स इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ दिस the escarpment. In this region, the altitude of the escarpment is 790 meter. In some regions, the height decreases gradually. तो कुछ रीजन में ये एस्कार्पमेंट का ग्रेट एस्कार्पमेंट का हाइट 790 मीटर तक जाता है, और तो कुछ एरिया में इसका हाइट स्लोली कम होते जाता है। द एस्कार्पमेंट इज़ वेरी स्टीप, पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पोलो टू पोर्टो एलेग्रे। साओ पोलो नाम का एरिया से लेकर पोर्टो एलेग्रे, ये दो एरिया के बीच में एस्कार्पमेंट बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। द एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर मीन्स अ रुकावट, एक रोक जैसा एक्टिंग करते हैं टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, गिविंग राइज टू द रेन शैडो एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स। द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो एस्कार्पमेंट एक बड़ा बाधा बनकर, एक रुकावट बनकर खड़े हैं किसके अगेंस्ट? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एक हवा है जो सदर्न साइड से, साउथ ईस्ट साइड से नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ उड़ के आता है। इसको ट्रेड विंड क्यों कहते हैं? बहुत ही पुराने ज़माने में जब शिप वगैरह मशीन से नहीं चलते थे, जो सेल के मदद से चलते थे, उस शिप ये ट्रेड विंड के मदद से दूसरे एरिया में पहुंच जाते थे। तो ट्रेड को मदद करने वाला विंड है, इसलिए ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो पहले, बहुत पहले के ज़माने में ट्रेड शिप्स वगैरह इसके ज़रिए आगे जाता था। तो ये जो एस्कार्पमेंट है वो एक रुकावट बन जाता है किसके लिए? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के लिए, और ये विंड वहीं के वहीं रुक जाता है और उधर ही बहकर ख़त्म हो जाता है। तो ये एस्कार्पमेंट के नॉर्थ ईस्ट साइड में तक ये हवा नहीं पहुंचता है, तो बारिश वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि ये हवा क्लाउड को ले जाते हैं, पर यहाँ पर रुक जाने की वजह से उसके बियॉन्ड साइड में हवा नहीं पहुँचता है, यानी क्लाउड नहीं पहुँचता है, तो बारिश नहीं होता। वो एरिया रेन शैडो एरिया बन जाता है। यानी इस तरह अगर बारिश नहीं मिलता है कोई एरिया में तो उसे रेन शैडो रीजन कहते हैं, और इस एरिया को ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। ड्रॉट मतलब जो सूखापन, मतलब बिना बारिश का जो वजह से होने वाला सूखापन अवस्था को कहते हैं ड्रॉट। नेक्स्ट सेक्शन इज द कोस्ट।
ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,400 किलोमीटर। ब्राज़ील का भी सागर का समुद्र किनारे का रीजन करीब 7,000 जैसे हमारा भी है 7,400 किलोमीटर है ब्राज़ील में। वन मे डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट्स नेमली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर कोस्ट दो सेपरेट पार्ट में बटा गया हुआ है, नॉर्दर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न coast. The northern coast extends from Amapá province in the north to Rio de Grande Norte in the east. तो इसका एक्सटेंशन है नॉर्दर्न कोस्ट का अमापा से रायो डे ग्रैंडे डे नॉर्थ। दिस कैन बी कॉल्ड एज द नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। इसे नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट बुला सकते हैं। फ्रॉम देयर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द साउथ। द नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ ऑफ मेनी रिवर्स इंक्लूडिंग द अमेज़न। नॉर्दर्न कोस्टल रीजन में बहुत सारे रिवर माउथ है। रिवर माउथ मीन्स रिवर का वो हिस्सा जो सागर से मिलता है। Therefore, this region is a low-lying region. On this coast lie the Marajo Island. इस कोस्टल रीजन में मराजो नाम का आइलैंड है। मराजो एंड साओ मार्कोस बेस। मराजो आइलैंड है, मराजो और साओ मार्कोस बे ऑफ बंगाल एक बे है इसी तरह। Marajo is a large coastal island located between the mouth of river Amazon and the river Tocantins. ये दो नदी के रिवर के बीच माउथ के बीच में रिवर अमेज़न और रिवर टोकैंटिन्स दोनों नदी के माउथ रीजन के बीच में मराजो आइलैंड है। The eastern coast receives large number of smaller rivers. The only major river which meets the Atlantic Ocean here is Sao Francisco. एक एक नदी यहाँ पर अटलांटिक ओशन में जाकर मिलता है, दैट इज साओ फ्रांसिस्को। The Brazilian coast is characterized by a large number of beaches and sand dune complexes. बीच सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? ये पूरे रेत से भरे हुए समुद्र का किनारा सी शोर, उसे बीच कहते हैं या सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। The Brazilian coast is protected in some areas by coral reefs and atoll islands. कोरल मैंने बताया, एटोल आइलैंड भी बताया। तो कुछ ब्राज़ीलियन कोस्ट किससे प्रोटेक्टेड है? कोरल रीफ और एटोल आइलैंड से। नाउ द प्लेन्स। द प्लेन्स इन ब्राज़ील आर confined to two areas, namely Amazon basin in the north and Paraguay-Paraná source region in the southwest. तो ब्राज़ील में ज़्यादा प्लेन रीजन नहीं है, जितना भी है दो एरिया में सीमित है, एक अमेज़न बेसिन में और एक पैराग्वे पाराना एरिया में। Amazon plains lying between the two highlands form the largest plain land of Brazil. Amazon plains lying in the northern part of Brazil generally slopes eastwards. The Amazon basin is quite wide in the west and it narrows eastward. तो Amazon basin के बारे में ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है। ये पैराग्वे पाराना ये जो एरिया है दो मेन हाईलैंड के बीच में है और इसका स्लोप अमेज़न प्लेन का जो स्लोप है नॉर्दर्न पार्ट में ईस्ट जनरली स्लोप होते होते हाइट कम होते होते ईस्ट वर्ड में जाते जाते हाइट कम हो रहा है और अमेज़न बेसिन बहुत ही ज़्यादातर वाइड है इन द वेस्ट रीजन में, लेकिन ईस्ट में जाते जाते उसका चौड़ाई कम होते जाता है, नैरो होते जाता है। And its width is minimum where the Guiana Highlands and Brazilian Highlands come together. इस अमेज़न प्लेन रीजन का जो विड्थ है चौड़ाई सबसे कम हो जाता है जब ये गुआना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड के जो क्लोज है मतलब दोनों मिलते हैं जो एरिया वहाँ पर आने पर वहाँ पर उसका विड्थ सिर्फ 240 किलोमीटर है। एज द रेन अप्रोचेस द अटलांटिक ओशन as the river approaches the Atlantic Ocean, the width of the plains increases. जिस तरह आगे आगे जाते जाते रिवर जैसे अटलांटिक ओशन अमेज़न रिवर जैसे अटलांटिक ओशन के करीब आते हैं तो प्लेन का अमेज़न रिवर बेसिन जो प्लेन है उसका विड्थ बढ़ जाता है। These are mostly forested areas and largely inaccessible due to frequent flooding and dense undergrowth. और ये ज़्यादातर जितने भी एरिया है वो इंसान के रहने का लायक एरिया नहीं है, इनएसेसिबल एरिया है, यानी वहाँ पर एंटर करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ डेंस फॉरेस्ट एंड फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एरिया।
बहुत ही ज़्यादा घने फॉरेस्ट है या बहुत सारे झाड़ वगैरह लगे हुए तो लोग वहाँ पर आसानी से जा नहीं पाते. एंड द अदर रीज़न इज़ यहाँ पर बार बार फ्लड होता है, बाढ़ आता है ये रीजन में. तो ये रीजन ज़्यादातर इनएक्सेसिबल है. इनएक्सेसिबल मीन्स यहाँ पर लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, एंट्री नहीं है. मोस्ट ऑफ द अमेजोन प्लेसेस आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दो लाइन के, दो लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया है दैट इज़ द ट्रॉपिकल एरियाज. ये ट्रॉपिकल एरियाज में जो रेन फॉरेस्ट है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेगुलर जो रेनी सीजन में बढ़ने वाले जो नदी फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट से कवर्ड है ये एरिया पूरे. पैंटानल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड. वेटलैंड यानी दलदल जैसा एरिया, पूरे हमेशा कीचड़ रहने वाले जगह, गिल्ला रहने वाले एरिया. दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है पैंटानल. इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरियाज. इट इज़ अ रीजन ऑफ स्वैम्प्स, स्वैम्प या मार्शस यानी गिल्ले कीचड़ वाला जगह इन द नॉर्थ वेस्टर्न मैटो ग्रोसो डो सुल. एरिया का नाम है मैटो ग्रोसो डो सुल in Brazil and it extends up into Argentina too. ये रीजन है मार्शी लैंड, ये वेटलैंड अर्जेंटीना एरिया तक भी एक्सटेंडेड है. नाउ द नेक्स्ट इज आइलैंड्स. जिस तरह आइलैंड हमने इंडिया में किया, इंडिया में देखा, उसी तरह आइलैंड्स इन ब्राज़ील. आइलैंड्स besides the mainland, some islands are also included in Brazil. They can be classified into coastal islands and marine islands. Most of the coastal islands have formed due to deposition. Marine islands are a part of the mainland. तो ब्राज़ील में जितने भी आइलैंड रीजन्स है वो आइलैंड रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक कोस्टल आइलैंड जो समुंदर किनारे में है और एक मराइन आइलैंड मीन्स जो समुंदर के अंदर है. और ज़्यादातर कोस्टल आइलैंड सब डिपोजिशन की वजह से, यानी नदी जो मिट्टी को वगैरह लेकर आके डिपोजिट किए उस वजह से बने हुए हैं. और मराइन आइलैंड्स मेनली जो मेन लैंड का हिस्सा है. देर आर मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द they are more than 300 kilometers away from the mainland in the Atlantic Ocean. These islands are mostly rocky and they are the top of the submerged mountains. The islands near the coast of South Atlantic Ocean are coral islands and they are called atolls. और ये जो मेन मराइन आइलैंड्स जो है मेन लैंड से 300 किलोमीटर दूरी पर है अटलांटिक ओशन में. ये एक्चुअली इसका ऊपर का हिस्सा पूरा रॉकी है यानी पत्थर से भरे हुए हैं. और मेन देखा जाएगा तो दे आर द सबमर्ज्ड माउंटेन्स, यानी सागर के अंदर जो माउंटेन बने हुए हैं उस माउंटेन का ऊपर हिस्सा समुद्र के दिस काइंड्स ऑफ आइलैंड्स. और कोस्टल रीजन में ज़्यादातर जितने भी आइलैंड्स है वो कोरल आइलैंड्स है और इन्हें एटॉल्स कहते हैं. नाउ लेट्स सी अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है रिवर सिस्टम. एज फार एज द ड्रेनेज इज इन ब्राज़ील इज कंसर्न्ड देयर आर 3 मेजर रिवर बेसिन्स. ब्राज़ील में मेनली 3 मेजर रिवर बेसिन्स हैं. एक अमेज़न बेसिन, दूसरा पैराग्वे पैराना सिस्टम साउथ वेस्ट साइड में और साओ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आइलैंड एंड देयर अदर रिवर्स एट द कोस्ट. Amazon Basin. Amazon collects its headwaters from the eastern slope of Andes Mountains in Peru. पेरू में एंडस माउंटेन्स के ईस्ट स्लोप में से अमेज़न का हेडवाटर्स यानी अमेज़न रिवर का शुरुआत होता है. पानी वहाँ से शुरू होकर बहने लग जाते हैं. Amazon river receives huge discharge. This is about 2 lakh meter cube per second. अमेज़न नदी में बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट हो जाता है या बहुत ज़्यादा पानी इसमें से कंटिन्यू बहते रहता है. उसका क्वांटिटी यहाँ पर दिया हुआ है 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड. एज अ रिजल्ट अमेज़न वॉशेस ऑफ द लॉट सप्लाई टू इट फ्रॉम द कैचमेंट. कैचमेंट मीन्स वो एरिया होता है नदी का जहाँ पर मीन्स एक लो लाइंग रीजन जहाँ पर वाटर फ्रॉम द हायर एरियाज कलेक्ट इनटू अ सिंगल वाटर बॉडी. जो एकदम लो लाइंग एरिया है जहाँ पर एक सिंगल वाटर बॉडी में पानी कलेक्ट हो जाता है. सब्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन एट द माउथ. इस वजह से बहुत ही फास्ट ये पानी बहकर जाने की वजह से अमेज़न का इस रीजन में
कोई सेडिमेंट यानी रेत वगैरह कुछ डिपॉजिट नहीं होता. A dense network of distributaries, which is a characteristic feature of a river mouth areas, is by and large absent in the mouth region of Amazon. यहाँ पर एक वर्ड दिया है डिस्ट्रीब्यूटरी. डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब दो वर्ड होता है, एक ट्रिब्यूटरी और एक डिस्ट्रीब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी मतलब वो छोटे छोटे नदियाँ जो बड़े एक नदी में जाकर मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब एक बड़े नदी उसके रिवर माउथ एरिया में यानी सागर से मिलने के लिए नज़दीक जाते जाते छोटे छोटे नदी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है. तो ये बड़े नदी में से बनने वाले छोटे छोटे नदियों को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. Instead, we find a series of islands developed along the mouth of Amazon beyond the coastline into the Atlantic Ocean. और उल्टा यहाँ पर अमेज़न के माउथ रीजन में बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिखाई देगा. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एट द माउथ द विड्थ ऑफ अमेज़न चैनल इज़ 150 किलोमीटर. माउथ रीजन में, रिवर माउथ रीजन में अमेज़न का जो विड्थ है 150 किलोमीटर है. टेक इनटू कंसिडरेशन अ प्लेस विच इज़ 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर होम, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द विड्थ. Most of the course of Amazon River is suitable for navigation. और अमेज़न नदी स्टार्ट टू एंड तक बहुत ही फ्लैट रीजन से चलने की वजह से ये नेविगेशन के लिए यानी शिप वगैरह चलाने के लिए ये बहुत ही सूटेबल है अमेज़न रिवर. और नेक्स्ट रिवर सिस्टम है paraná Paraguay. Paraguay Paraná system. These two rivers are located in the southwestern part of Brazil. Both the rivers form the catchment of River Plata in Argentina. ये दो नदी पैराग्वे एंड पैराना, ये दोनों नदी दूसरे एक नदी जिसका नाम है प्लाटा अर्जेंटीना का, उसका कैचमेंट एरिया बन जाता है. मीन्स दिस रिवर सप्लाई वाटर टू रिवर प्लाटा. These two rivers and river Uruguay in extreme south of the highlands collect their headwaters from the southern portion of highlands. ये तीनों नदी, एक पैराग्वे, एक पैराना और उरुग्वे, ये तीनों नदी अपना हेड वाटर्स कलेक्ट करता है सदर्न पोर्शन ऑफ हाईलैंड्स. हेड वाटर कलेक्ट करता मीन्स दे स्टार्ट फ्रॉम दैट एरिया, उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन वहाँ पर होता है. नेक्स्ट रिवर सिस्टम है सॉ फ्रांसिस्को. इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ ब्राज़ील. द एंटायर बेसिन ऑफ दिस रिवर इज विद इन ब्राज़ील. It occupies the eastern portion of the highlands. The river flows towards the north for a distance of about 1,000 kilometers over the plateau and then takes a sharp eastward turn to enter the coastal strip along the Atlantic Ocean. The river is navigable for a distance of about 250 kilometers in its downstream reaches. So next नदी का नाम है सॉ फ्रांसिस्को. ये ब्राज़ील का थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर है. इसका ऑलमोस्ट पूरे के पूरे पोर्शन सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील के अंदर ही है. और ये नदी नॉर्थ साइड कुछ देर मतलब फ्लो होने के बाद, करीब एक 1,000 किलोमीटर फ्लो होने के बाद एक शार्प टर्न लेता है ईस्टवर्ड तरफ, ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ, और एट लास्ट ये अटलांटिक ओशन में जाकर मिलता है. और ये नदी का कुछ एरियाज नेविगेबल है. नेविगेबल है मीन्स वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बोट शिप वगैरह चला सकते हैं. नाउ कोस्टल रिवर्स. Brazil has a number of short coastal rivers. The coastal area being densely populated, these rivers attain significance. तो ब्राज़ील में बहुत सारे छोटे छोटे कोस्टल रिवर्स है जो कोस्टल रीजन में ही सिर्फ सीमित है. और कोस्टल एरिया ज़्यादातर बहुत ही पॉपुलेटेड रीजन होने की वजह से, डेंस पॉपुलेशन यानी घने पॉपुलेशन होने की वजह से इन छोटे छोटे नदियों का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है. रिवर Paranaíba and river Itapecuru flowing northwards meet the North Atlantic Ocean. तो यहाँ पर दो नदी paraníba और इटापेक्रू, ये दोनों नदी नॉर्थर्न डायरेक्शन में बहकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाते हैं. The rivers that enter South Atlantic Ocean collect their headwaters along the escarpment.
तो सदर्न साइड में जाकर मिलने वाले यानी साउथ अटलांटिक ओशन में जाकर मिलने वाले जो नदियां हैं उसका सबका हेड वाटर्स एस्कार्पमेंट में से स्टार्ट होता है। रिवर पुराग्वेको एंडर्स द अटलांटिक ओशन नियर सैल्वाडोर टाउन। पुराग्वेको नाम का नदी अटलांटिक ओशन में जाकर मिलती है सैल्वाडोर टाउन के पास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ड्रेनेज ऑफ इंडिया, द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। Rivers in India are largely classified according to their source region into Himalayan and peninsular rivers. तो मेनली इंडिया के नदी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो नदी हिमालयन रीजन से शुरू होती है और जो नदी पेनिनसुलर रीजन से शुरू होती है। तो वैसा हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। यू मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स वो रीजन होता है जिसके तीन तरफ पानी हो और एक तरफ ज़मीन हो। ऑलरेडी आप जानते हैं कि जिस ज़मीन के चारों तरफ पानी होता है उसे आइलैंड कहते हैं। इसी तरह थ्री साइड में पानी से कवर्ड है तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ पर हमें एक मैप दिया हुआ है और इस मैप में पूरे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है। अलग अलग नदियाँ जो इंडिया से बहती हैं, नॉर्थ साइड के, सेंट्रल इंडिया के और इवन साउथ साइड के, सभी जगह के नदियाँ दिए हुए हैं। Now we are going to study about the Himalayan drainage. Most of the major rivers in Himalayas originated from various glaciers. Glaciers क्या होता है? बर्फ का, आइस का नदी समझो। हिमालयन जो माउंटेन है पूरे स्नो क्लैडेड है, मीन्स बर्फ से ढके हुए हैं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बर्फ़ पूरे बड़े बड़े नदी बनकर बर्फ़ के बड़े बड़े पीसेस थोड़ा पानी की मदद से फ्लो होकर नीचे आ जाता है, इसे ग्लेशियर्स कहते हैं। तो ज़्यादातर हिमालय से शुरू होने वाली नदियाँ सब ग्लेशियर्स पिघलकर बने हुए होते हैं। इन समर्स व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन समर। तो यहाँ से जो शुरू होने वाली नदियाँ समर सीजन में ज़्यादा पानी से भर जाता है, क्योंकि समर सीजन में हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और पानी का क्वांटिटी बढ़ जाता है। दे फ्लड ड्यूरिंग मानसून्स टू। बारिश के मौसम में तो बारिश के पानी की वजह से, क्योंकि हिमालयन रीजन में बारिश भी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो बारिश के वजह से यही इन नदियों में बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है। और समर सीजन में ग्लेशियर्स में से पानी भरकर यहाँ पर फ्लड आ जाता है। दे आर पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल मीन्स साल भर में भरपूर भर के बहने वाली नदियों को पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। सीजनल रिवर्स मतलब कुछ सीजन में भर के बहने वाली नदी। पेरिनियल रिवर्स मतलब ऑल थ्रू द ईयर। द ड्रेनेज कवर्स टू मेजर रिवर सिस्टम सच एज सिंधु रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम टोटली दो मेन रिवर सिस्टम में कंक्लूडेड है, या उसमें दो मेन रिवर सिस्टम इंक्लूड करते हैं, एक सिंधु रिवर सिस्टम और दूसरा गंगा रिवर सिस्टम। सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सिंधु के ट्रिब्यूटरीज का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज। ये सभी सिंधु नदी के ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मैंने ऑलरेडी आपको इसी वीडियो में बताया है। दे ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयास। ये पूरे वेस्टर्न हिमालयन रीजन को ड्रेनेज देते हैं, यानी वाटर सप्लाई करते हैं। दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के स्टेट से ये नदी बहती हैं। दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ये सभी मतलब सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे को पैरेलल बहते हैं। पैरेलल बहते मीन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है एक साथ। A major tributary of river Sindhu, the Satluj, originates near the Mansarovar and flows westwards. मानसरोवर भी हिमालयन रीजन में है। तो सतलज नाम का जो नदी है, जिसमें सिंधु नदी के सबसे मेन एक ट्रिब्यूटरी, वो मानसरोवर से शुरू होता है। ओरिजिनेट्स मतलब शुरू होना, और वेस्टर्न डायरेक्शन में बहती है। पंजाब प्लेन्स हैव फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। पंजाब प्लेन रीजन जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिट्टी है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा से उधर होता है अभी।
तो वो रीजन एक्चुअली इसी नदी के यानी सिंधु नदी के डिपोजिशनल वर्क के वजह से हुआ है। सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरी के डिपोजिशनल वर्क मीन्स सेडिमेंट जमा करने के वजह से बने हुए हैं पंजाब प्लेन्स। सिंधु फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी। सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड क्रॉसेस द हिमालयाज टू बिकम एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। गंगा नदी स्टार्ट होता है गंगोत्री पार्ट हिमालय का एक पार्ट है वहाँ का ग्लेशियर्स में से, और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है टुवर्ड्स ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल की तरफ। मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ऑल्सो फ्लो इन अ सिमिलर मैनर। गंगा नदी के बहुत सारे ट्रिब्यूटरी भी इसी फ्लो में इसी डायरेक्शन में जाता है। यमुना ओरिजिनेटिंग एट यमुनोत्री इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना नदी जो यमुनोत्री हिमालय का वो पार्ट है जहाँ से यमुना नदी ओरिजिनेट होता है, निकलता है, तो वो ट्रिब्यूटरी है, एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी का। Another major tributary of Ganga flows through the northern part of the Greater Himalayas, crosses the Himalayas to enter India. और एक मेन ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम आगे हमें बताएंगे गंगा नदी का एक मेन ट्रिब्यूटरी, वो नॉर्थ पार्ट से ग्रेटर हिमालयास हमने हिमालय को डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ा बराबर, शिवालिक, लेसर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, हिमाद्री, है ना। तो ग्रेटर हिमालयास के नॉर्थ पार्ट में से स्टार्ट होकर हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में पहुंच जाती है वो नदी। व्हेन इट फ्लोज थ्रू द हिमालयास, जब वो हिमालयन रीजन से बहती है तो उसका नाम वहाँ पर है त्सांगपो, टीस आइलैंड है त्सांगपो। व्हेन इट क्रॉसेस द हिमालयास, हिमालय पास करके हो गया, हिमालय को पार कर दिए तो इट इज़ कॉल्ड दिहांग नाम है। एंड इट्स ईस्टवर्ड फ्लो देयर आफ्टर, उसके बाद वो ईस्टर्न डायरेक्शन में बहने लग जाते हैं और उसके बाद उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अब ये नाम सुनने पे आपको पता चला ये तो एक जाना माना नदी है। तो स्टार्टिंग में इसका नाम त्सांगपो है, उसके बाद उसको दिहांग नाम रखा है और लास्ट में ब्रह्मपुत्र। फॉर टाइम टू टाइम गंगा मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरीज, हेंस इट्स डिस्चार्ज इंक्रीजेस। गंगा नदी बहते बहते जाते जाते एक एक ट्रिब्यूटरी इसके साथ मिलते रहता है। इस वजह से गंगा नदी के अंदर का वाटर क्वांटिटी डिस्चार्ज कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है। गंगा रिसीव्स ब्रह्मपुत्र एज इट्स ट्रिब्यूटरी इन इट्स लोअर रीचेस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश पहुँचते पहुँचते थोड़े से डिस्टेंस पहले ही जस्ट ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ह्यूज डिपोजिशन हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेल्टा। आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र कितनी बड़ी नदी है और ये जाकर ऑलरेडी बड़ी जो नदी है गंगा उसमें मिल जाते हैं, तो इतने बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर और ये इतने पानी जो लेकर आने वाले जो डिपोजिशन मिट्टी वगैरह सब कुछ, इन सभी की वजह से ये एरिया में बहुत बड़ा डेल्टा रीजन बनता है। Besides these Himalayan rivers, Ganga receives a number of tributaries from peninsula like Chambal, Ken, Betwa, Son, दामोदर एक्सेट्रा। तो गंगा नदी को हिमालयन रिवर्स के अलावा और भी रिवर्स उसका ट्रिब्यूटरी बने हैं। पेनिनसुलर रीजन से आने वाले नदी भी गंगा की ट्रिब्यूटरी से, जैसे कि चंबल, केन, बेटवा, सोन, दामोदर वगैरह वगैरह। नाउ पेनिनसुलर रिवर्स। द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। पेनिनसुलर रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलने वाला और वेस्ट फ्लोइंग जो अरेबियन सी में मिलने वाला, इस तरह डिवाइड किया हुआ है। द पेनिनसुलर रिवर्स बीइंग रेन फेड रिवर्स सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स, दे आर सीजनल इन नेचर। पेनिनसुलर रिवर्स पूरे रेन फेड रिवर्स है, मीन्स इनको पानी मिलता है सिर्फ बारिश में से, बर्फ़ पिघल कर नहीं। इस वजह से इसमें ज़्यादा फ्लड का प्रॉब्लम्स नहीं होता। सेल्डम फेस मीन्स नॉट फेस। दे आर सीजनल इन नेचर मीन्स वो सीजन में ही भर के बहते हैं। फर्दर नॉर्थवर्ड्स वन कम्स across the river system flowing in the Gulf of Kambhat.
और नॉर्थ साइड में जाते जाते आपको क्या दिखाई देगा, वो रिवर सिस्टम जो जाकर गल्फ ऑफ कंभत गल्फ, वो कहाँ पर आया, अरेबियन सी के साइड में, गुजरात के साइड में आया। वहाँ पर जाके कुछ नदियाँ मिल जाती है गल्फ ऑफ कंभत से। इट्स अ पार्ट ऑफ अरेबियन सी। दिस रिवर सिस्टम आर तापी, नर्मदा, माही एंड सबरमती। ये गल्फ ऑफ कंभत में जाकर मिलने वाली नदी का जो रिवर सिस्टम है उसमें का नदियाँ हैं तापी, नर्मदा, माही और सबरमती। तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैलीज। रिफ्ट वैली से लेकर तापी और नर्मदा स्लोली बहते जाते हैं। माही रिवर फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, whereas रिवर सबरमती कलेक्टिंग इट्स headwaters from the southern slopes of Aravalli ranges flows in somewhat north-south direction. तो यहाँ पर तापी, नर्मदा, माही और सबरमती नदी का डायरेक्शंस बताया है और सबरमती नदी कौन से एरिया से अपना हेड वाटर कलेक्ट करता है, सदर्न स्लोप ऑफ आरावली रेंजेस में से। Another noteworthy river forming the catchment of Arabian Sea is River Luni. दूसरा अरेबियन सी का कैचमेंट बनने वाला एक और मेन नदी है रिवर लूनी। दिस रिवर ऑल्सो सप्लाइज वाटर टू अरेबियन सी। कैचमेंट मीन्स दैट लोकेशन वेयर अ रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम अदर rivers. It originates along the western slopes of Aravalli range and flows in somewhat northwest to southeast direction and flows into Gulf of Kutch. गल्फ ऑफ कंबत और गल्फ ऑफ कच्छ दो गल्फ रीजन्स। गल्फ मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ सी, कहाँ पर, गुजरात कोस्ट साइड में। तो रिवर लूनी वेस्टर्न स्लोप, आरावली के वेस्टर्न स्लोप से शुरू होकर थोड़े बोल सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, अगर हम ये जो ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ और ये साउथ ईस्ट और वेस्ट मानेंगे तो इसका डायरेक्शन हुआ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मीन्स यहाँ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बहते हैं और आखिर में जाकर गल्फ ऑफ कंबत में मिल जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाते हैं। रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। ज़्यादातर पेनिनसुलर रीजन, इंडिया के पेनिनसुलर रीजन बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली नदी से ज़्यादातर ड्रेनेज मिलता है, यानी उधर वाटर सप्लाई होता है। द इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप आर, ए ग्रुप में इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी बेसिन ऑक्यूपाइज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। महानदी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है पेनिनसुला के। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये तीनों नदी ओरिजिनेट होता है। रिवर गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द कैचमेंट एरिया। जो पानी कितना क्वांटिटी देता है उस हिसाब से देखा जाएगा तो गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। टू द साउथ ऑफ गोदावरी इज लोकेटेड द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा। गोदावरी के साउथ साइड में कृष्णा नदी है। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ भीमा एंड तुंगभद्रा। कृष्णा नदी के मेन ट्रिब्यूटरी से एक भीमा और दूसरा तुंगभद्रा। रिवर कावेरी बेसिन flows through the states of Karnataka and Tamil Nadu. It is one of the major rivers of peninsula. It is a river that has been harnessed for irrigation since a long time. तो रिवर कावेरी बेसिन ये कर्नाटका और तमिलनाडु ये दो स्टेट से बहती है। इस वजह से इस नदी के जो पानी को लेकर इन दोनों स्टेट के बीच में बहुत टाइम से लगातार वाद विवाद चालू है और ये पेनिनसुला रीजन का एक मेन रिवर है और ये नदी को यूज़ किया गया, हैज़ बीन हार्नेस्ड यानी यूज़ किया गया है इरिगेशन वर्क के लिए काफ़ी वक्त से। इरिगेशन वर्क मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर में खेती में पानी वगैरह सिंचाई करने का काम। इसी बीच कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और आपको दिया हुआ है। द कोस्टल रिवर्स इन केरला हैव लॉन्ग एक्सटेंडिंग बैक वाटर्स नियर देयर माउथ्स। कोस्टल रिवर्स
केरला के कोस्टल रीजन में जो रिवर्स है उससे हटकर, उससे एक्सटेंड होकर कुछ बैक वाटर्स मतलब ऐसे फ्लो वाटर लगता नहीं है, स्टिल वाटर लगता है, लेकिन सागर जैसा बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ रहता है और काफ़ी डीप भी रहता है। और ऐसे एरिया को या ऐसे वाटर कलेक्शन को कहते हैं बैक वाटर्स। दिस वाटर बॉडीज आर लोकली नॉन एज कायल्स। और ये बैक वाटर्स को वो एरिया में, लोकली मीन्स जो एरिया में वो है, दैट मीन्स केरला में कायल नाम से पुकारते हैं। द चोला किंग कंस्ट्रक्टेड अ डैम ऑन द रिवर कावेरी इन द 2nd century AD। आज से कितने साल पहले की बात है आप देख सकते हो। 2nd century मीन्स जस्ट 200 AD। अब ये 2020 AD चल रहा है। तो चोला राजा लोगों ने एक डैम कावेरी नदी पे बनाया था तभी, नियर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में आया, एंड स्टार्टेड इरिगेशन इन दिस डेल्टेक रीजन। ये एरिया में इरिगेशन करने लगा ये डैम बनाकर। टिल टुडे द डैम एंड इट्स कैनाल्स आर ऑपरेशनल। आज भी वो डैम और उसके जितने भी कैनाल बने हुए पानी पहुंचाने के लिए सब इतने परफेक्ट है, इतने मजबूत है कि आज भी वो ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल मतलब आज भी वो काम करते हैं। So this was all about the physiography and drainage of India as well as Brazil.